मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री में पार्ट मतलब सेकेंड, धातु और अधातु। मतलब कि चैप्टर का क्या नाम है, हम चैप्टर 3 केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं धातु और अधातु। आज पार्ट सेकेंड है। कौन सा पार्ट है? तो आज पार्ट सेकेंड है। क्या है आज पार्ट सेकेंड है। तो अपने कोचिंग का नाम क्या है? ABES कोचिंग क्लासेस। क्या नाम है? ABES कोचिंग क्लासेस। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? धातु और अधातु। कौन सा चैप्टर? धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल। अपनी कोचिंग का नाम अभी बताया ABES कोचिंग क्लासेस, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है। क्या है? मतलब जो धातु अधातु है वो केमिस्ट्री का चैप्टर क्या है? 3 है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता हो और अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि हम पढ़े थे धातु और अधातु, तो धातु हम बताए थे, क्या बताए थे? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे हम क्या कहते थे? धातु। क्या कहते थे? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। धातु के गुण जैसे हो गया, धातु क्या है? धातु चमकीले होते हैं, इसमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। और क्या होता था? इसमें था एक धातु था। कौन सी धातु? पारा थी, जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती थी? तो द्रव अवस्था में पाई जाती थी। इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। और नंबर तीसरा क्या है? अभी बताइए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते थे? धातु। अब है क्या? अधातु। अधातु में क्या था? तो अधातु वे तत्व होते हैं जो क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते थे? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे, उसे हम क्या कहते थे? अधातु। अधातु के क्या गुण थे? तो अधातु क्या होते थे? इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता था। किसका? आघात वर्धनीयता और तन्यता का। और एक अधातु था, कौन सी अधातु था? तो ब्रोमीन था। वो कमरे के ताप पर क्या था? द्रवावस्था में था। क्या था? जो ब्रोमीन था वो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता था। और इसमें क्या होते हैं? अधातु में होते हैं, इसमें विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और धातु में क्या था? धातु में था ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आइए हम अब आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ रहे थे क्या? सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या था कि जब धातुओं की क्या होती थी? क्रियाशीलता को क्या था? जब धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती थी उसे ही हम क्या कहते थे? सक्रियता श्रेणी। और बताए थे जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व होते मतलब धातु होते थे वो क्या होते थे? वो अधिक क्रियाशील होते थे। जो हाइड्रोजन के नीचे होते थे वो क्या होते थे? कम क्रियाशील। आइए देखते हैं। जैसे कि हम पढ़े थे कल, हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे था सक्रियता श्रेणी। क्या था? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में है क्या? तो इसमें था द एक्टिविटी सीरीज। क्या था? द एक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या है? अभी जो बताया सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता क्या था? जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता था। किसमें? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता था। तो व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती थी, क्या? जो श्रेणी प्राप्त होती थी उसे ही हम क्या कहते थे? सक्रियता श्रेणी। क्या कहते थे? सक्रियता श्रेणी। आइए वो सक्रियता श्रेणी को एक बार फिर से हम देखते हैं, जानते हैं। जैसे था ये क्या है? सक्रियता श्रेणी। क्या है? सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या है? तो इसमें देखिए पोटेशियम
नंबर 1 पर क्या है, पोटेशियम। सबसे फर्स्ट वो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील, जैसे इसमें पोटेशियम है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। जो एकदम लास्ट में है, जैसे कि यहाँ पर है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोना क्या है, वो क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। आइए देखते हैं, इसका हम एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे कि हो क्या हो, जैसे हम ले लें Fe प्लस CuSO4, क्या ले लें, Fe प्लस CuSO4। जब देखिए हम Fe को CuSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए फेरस तो यहाँ पर है, मतलब कि आयरन तो यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पर है। कहाँ पर, मतलब कि कहाँ पर है, कार्बन, मतलब कि आयरन के नीचे है। क्या है, आयरन के नीचे, मतलब कि जो कॉपर है वो कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। क्या है, कम क्रियाशील। ये क्या है, कम क्रियाशील। और जो फेरस है, फेरस क्या है, मतलब कि वो फेरस है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्या, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। क्या था, अधिक क्रियाशील। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका रिएक्शन कराए थे तो क्या था, यहाँ पर फेरस पर तो प्लस चार्ज होता है, कॉपर पर प्लस और सल्फेट पर माइनस। जो ये फेरस है वो किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ ना, मतलब जो प्लस होता है वो माइनस है, मतलब कि Fe2SO4 बनेगा, और लास्ट में कॉपर, क्या बनेगा, कॉपर। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे, क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी के मुख्य अभिलक्षण, मतलब कि इसमें क्या है, क्या होता था, मतलब कि इसमें क्या क्या बातें थी जिससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, मतलब सक्रियता श्रेणी के मुख्य अभिलक्षण क्या थे, आइए हम जानते हैं। तो जैसे नंबर 1 पर था, क्या था, नंबर 1 पर क्या था, क्रियाशील, मतलब सक्रियता श्रेणी, क्या था, सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया, क्या बताया, सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि जो धातु थे, क्या धातु किसी अम्ल या जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं। बस इसमें कहने का इतना ही मतलब है, जो धातु है, धातु की किसी अम्ल जल धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं है संभव, इसमें कहने का इतना ही मतलब है। जैसे कि हम ले लिए थे क्या, जैसे कि हम ले लिए थे कॉपर, मतलब CuSO4 और Fe ले लिए थे। इसमें ये बोल रहा था इसकी अभिक्रिया संभव है या नहीं है, संभव है या नहीं। तो कब संभव होगी, जब क्या हो, कोई लवण हो, मतलब कि जैसे यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर फेरस है। जब कॉपर फेरस के नीचे स्थित होगा, मतलब जो फेरस है क्या होगा, वो अधिक क्रियाशील होगा और जो कॉपर है वो कम क्रियाशील होगा, तभी ये रिएक्शन क्या है, संभव है। क्या है, तभी ये रिएक्शन संभव है। तभी हम क्या बना सकते हैं, FeSO4 प्लस Cu, तभी हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई बड़ी बहन है और आप हैं, आपकी बड़ी बहन को क्या बोलेंगे सब लोग, ये क्या है, अधिक शक्तिशाली, मतलब बहुत बड़ी है, मतलब जो लड़ने में, मतलब जैसे आपकी बहन है, बहन क्या है, वो आपकी अधिक्रिया, मतलब कि बहुत ताकतवर है, और आप क्या है, उनसे कम ताकतवर हैं, तो आपको वो मार भी सकती हैं, मगर आप उनको मार नहीं सकते ना। बस कहने का इतना ही मतलब है कि जैसे यहाँ पर कॉपर और फेरस है, तो कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है, और मतलब कि फेरस कम अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु है, इसलिए ये इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि हम ले लेते FeSO4 प्लस Cu, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें, जैसे आपकी बड़ी बहन है और आप हैं, अगर आप अपनी बड़ी बहन को मार सकती हैं, नहीं मार सकती ना, मतलब कि मार तो सब सकते हैं, वैसे तो मार सब सकते हैं, मगर यहाँ पर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या थे, ये अधिक क्रियाशील थे, ये क्या थे, कम क्रियाशील थे। मतलब आपकी बड़ी बहन अधिक क्रियाशील, मतलब कि वो क्या थी,
अधिक ताकतवर थी और आप क्या थी, कम ताकतवर थी, इसलिए आप उनको नहीं मार सकते। क्या करती हैं, नहीं मार सकती। इसलिए इसमें यहाँ पर देखिए, जब हम फेरस सल्फेट का कॉपर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी, मतलब ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी, इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि फेरस अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर इसमें है सक्रियता श्रेणी में। क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। सक्रिय का मतलब अधिक क्रियाशील, मतलब कि वो बहुत ताकतवर है। जैसे कि इसमें भी हम बताए थे, जो हाइड्रोजन के ऊपर रहती हैं, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन के ऊपर रहती हैं वो अधिक सक्रिय होती है, मतलब अधिक शक्तिशाली होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील होती है। और जो हाइड्रोजन के नीचे होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। क्या, इसमें यही दिया है, मतलब कि इसमें बोला सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं सक्रिय कहलाती हैं। आगे देखिए, और हाइड्रोजन से नीचे रखी गई धातुएं क्या होती है, कम सक्रिय या अक्रिय कहलाती हैं। क्या, कम सक्रिय या अक्रिय कहलाती हैं, मतलब कि वो क्या होगी, कम क्रियाशील होगी, और जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील। आइए आगे नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर क्या, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं। मतलब जो क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें, क्या ले लें, एग्जांपल में हम जैसे ले लें, क्या कोई भी ले लो, जैसे हम ले लें यहाँ पर Hg ले लें। क्या ले लें, Hg। और Hg को किसके साथ रिएक्शन कराना है, मतलब कि कोई हम धातु ले लें, उसको अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, मतलब कोई भी धातु, जैसे हम यहाँ पर Mg ले लिए थे, Mg की अभिक्रिया किससे, अम्ल से। कोई भी हम यहाँ पर H2SO4 ले लेंगे, और जो है एल्युमिनियम ले लें और HCl ले लें, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, मतलब कि इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे कि यहाँ पर है Mg पर कितना चार्ज होता है, +2, इस पर भी प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, जो प्लस होता है वो माइनस के साथ होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका इसमें करेंगे तो MgSO4 होगा। क्या होगा, MgSO4, MgSO4, और लास्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और नंबर 2 पर देखिए, कोई भी ले लिए, मतलब ये धातु ले लिए, क्या, ये धातु ले लिए, ये क्या है, अम्ल है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। मतलब क्या बनेगा, AlCl3 + H2। क्या बनेगा, AlCl3 + H2। आइए, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। जैसे इसमें यही दिया था, क्या दिया था, इसमें यही बोला था, हाइड्रोजन से क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं होती हैं, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। जबकि क्या है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती। क्या होती हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती, मतलब वो अभिक्रिया नहीं करती। जैसे कि हम ले लेते हैं कॉपर के हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब कि अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगी, अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। क्या, ये हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। क्या, कोई अभिक्रिया नहीं। इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। क्या, कोई अभिक्रिया नहीं। आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या था, अब बस इतना था। आगे देखिए, इसमें आगे चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे बोला है कम सक्रिय धातुएं
क्या होती है, जो कम सक्रिय धातुएं हैं अपने अधिक सक्रिय धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। क्या करती हैं, विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हम ले लेते, क्या ले लेते, इसमें जो कम सक्रिय धातु है, जैसे यहाँ पर Cu है, क्या है, Cu है, और कोई अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु में ले ले फेरस, ये क्या करती है, उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पर CuSO4 है, कोई भी विलयन इसमें ले लो, जैसे हम कुछ भी ले लिए, CuSO4 ले लीजिए, क्या, जैसे कि कहाँ गया, ये क्या है, कम सक्रिय धातु है, और इसके मतलब जो अधिक सक्रिय धातु है इसके विलयन है, कुछ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या CuFeSO4। अब बताइए क्या ये विस्थापित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जो ये क्या है, कम सक्रिय धातु, क्या है, कम सक्रिय धातु, ये क्या है, अधिक सक्रिय धातु। तो जो कम सक्रिय धातु है वो अधिक सक्रिय धातु को क्या विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं, क्या होगी, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। आइए नंबर 6 पर देखते हैं क्या इसमें बोला है, सक्रियता श्रेणी में, क्या है, सक्रियता श्रेणी में जो धातुओं की ऑक्सीजन H2 व तंग अम्ल से क्रिया की दर ऊपर से नीचे की ओर घटती है, हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऑक्सीजन या H2O या तंग अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती। मतलब इसमें कहने का इतना ही मतलब है, जो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया, और अम्ल हो गया, इन सभी की अभिक्रिया जो हाइड्रोजन के नीचे होंगी ये नहीं होंगी, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी उसी के साथ ये अभिक्रिया कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर था, क्या था, एग्जाम्पल में ले लें, जैसे कि हाँ ले ले Cu, क्या ले ले Cu, ये क्या हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, इसलिए ये क्या करेगा, इसलिए क्या करेगा, इसलिए ये इसको ना तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ना H2O, ना ही किसके साथ, ना ही अम्ल के साथ। मतलब कि जो Cu मतलब हाइड्रोजन के जितने भी नीचे तत्व स्थित है, मतलब धातु स्थित है, वो क्या करेगी, ना तो ऑक्सीजन, ना तो जल, और ना ही अम्ल से अभिक्रिया कर पाएंगे, और जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी इन सभी से अभिक्रिया कर लेंगी। जैसे कि फेरस है, इन सभी से क्या करेंगी, अभिक्रिया कर लेंगी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, खनिज। खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स, मतलब कि इसको खनिज को क्या बोलते हैं, तो खनिज आप लोग को तो पता ही होगा कि जैसे खनिज है, खनिज का मतलब जो है, जो पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। ये हम लोग पढ़ते थे कितने क्लास में, 5-6। अब आ गए हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल में इसकी क्या होगी, परिभाषा चेंज हो जाएगी, ऐसे भाषा में हम नहीं लिख सकते। आइए जैसे देखते हैं, जैसे खनिज हो गया, तो खनिज का परिभाषा लिखना है, तो खनिज क्या लिखेंगे, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, मतलब जो होता है, जो पृथ्वी, प्रकृति में जो पृथ्वी होते हैं उसके क्या होते हैं, अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी धातुएं जिस भी रूप में पाई जाती हैं, मतलब कोई भी रूप में जिस रूप में पाई जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज, क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। आई होप आप लोग को ये परिभाषा समझ में आई हो। आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या था, उदाहरण में कॉपर पायराइट, क्या था, कॉपर पायराइट एक खनिज है, क्या है, खनिज है। कॉपर पायराइट का, सॉरी टाइपिंग करने में थोड़ा गलत हो गया था, क्या होगा कॉपर पायराइट का, CuFeS2, क्या होगा, CuFeS2। इसी तरह इसमें मुख्यतः CuFeS2 होता है, 2 होता है। मतलब कि जैसे हम एग्जांपल लिए थे कॉपर पायराइट, ये तो पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता होगा ना, जो कॉपर पायराइट है, वही बोल रहा है जो
कोई भी धातुएं जिस भी रूप में पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लिए थे, क्या लिए थे, कॉपर पायराइट। क्या लिए थे, कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट क्या है, एक खनिज है। क्या है, खनिज। तो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा, कॉपर पायराइट CuFeS2 क्या होगा, CuFeS2 क्या होगा, CuFeS2। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क खनिज से थोड़ा ऊपर लेवल का है। तो इसमें क्या है, अयस्क। अयस्क जैसे क्या हो गया, अयस्क किसे कहते हैं, तो इसमें जिस खनिज से क्या होता है, जिस खनिज से किसी धातु को क्या होता है, क्या होता है, जिस खनिज से, मतलब कोई भी खनिज है, मतलब जिस खनिज से क्या होता है, कोई भी धातु प्रचुर मात्रा में क्या होती है, कोई भी धातु प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, मतलब जिसे कम व्यय, बिना कोई कम खर्च और आसानी से जिसमें मेहनत ना लगे, ज़्यादा कुछ ना हो, और प्रचुर मात्रा में जितना आपको उसकी आवश्यकता हो प्रचुर मात्रा में निकले, और कम व्यय मतलब कि ज़्यादा खर्चे में नहीं, कम ही खर्चे में निकल जाए, आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। मतलब वही कहते हैं कि जिस धातु से, मतलब जिस खनिज से कोई भी धातु को कम खर्च, आसानी से प्रचुर मात्रा में निकाला जा सके या प्राप्त किया जा सके, उसे ही हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो वही है, मतलब जिसे आसानी से निकाला जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे खनिज कहते हैं, मतलब अयस्क कहते हैं। सॉरी, अयस्क। जैसे खनिज में हम एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे, CuFeS2। क्या लिए थे, CuFeS2 लिए थे। तो यही खनिज है। इसी खनिज से हमको क्या प्राप्त करना है, धातु को प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, धातु। ठीक, इसी से हमको धातु निकालना है। क्या निकालना है, धातु निकालना है। खनिज से ही धातु कम खर्च और आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था, कॉपर को कॉपर पायराइट से अलग किया जा सकता है, मतलब CuFeS2, मतलब जो CuFeS2 से है, हम इससे क्या करते हैं, धातु निकाल सकते हैं। क्या, मतलब कौन सी वो धातु है, वो है कॉपर। क्या है, कॉपर। कॉपर को हम क्या कर सकते हैं, अलग और कम खर्च में निकाल सकते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अयस्क और खनिज में अंतर क्या है। इसमें सिर्फ एक ही अंतर है। आइए देखते हैं अयस्क और खनिज में अंतर। क्या देखेंगे, अयस्क और खनिज में अंतर देखेंगे। इसमें है, सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब जितने भी अयस्क होते हैं खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये कैसा होगा, कैसे ये संभव हो सकता है कि ये खनिज, मतलब कि क्या है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्योंकि हमने जब उसकी परिभाषा अयस्क की पढ़ा था, अयस्क, उसमें क्या था, उसमें क्या था, जिस खनिज से धातु को आसानी से प्रचुर मात्रा में क्या हो, मतलब जिस खनिज से धातु को आसानी से प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अयस्क कहते थे। क्या कहते थे, उसे हम अयस्क कहते थे। तो इसमें जो अयस्क है वो किस पर निर्भर कर रहा है,
मतलब कि जो अयस्क है वो तो खनिज पर ही तो निर्भर कर रहा है, ना कि जो खनिज है अयस्क पर निर्भर कर रहा है। जैसे कि खनिज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, खनिज क्या लिए थे, CuFeH2, क्या लिए थे, CuFeH2 लिए थे। और देखिए अयस्क का क्या एग्जाम्पल था, मतलब जो CuFeH2 है इससे हम कॉपर को आसानी से और कम मात्रा में निकाल सकते थे, इसे हम अयस्क कहते थे। तो देखेंगे इसमें एक मेन पॉइंट है, जो अयस्क था वो किस पर निर्भर है, खनिज से ही तो ना। अगर खनिज न होती तो अयस्क कैसे प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता ना। तो अयस्क किस पर निर्भर करता है, खनिज पर, ना कि खनिज अयस्क पर निर्भर करता है। इसलिए क्या है, इसीलिए सभी अयस्क क्या है, खनिज हैं, सभी अयस्क खनिज हैं। लेकिन क्या है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि अयस्क पर खनिज नहीं निर्भर करता। खनिज मतलब कि अयस्क खनिज पर निर्भर करता है, किस पर, खनिज पर, ना कि खनिज अयस्क पर निर्भर करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो अयस्क होता है, मतलब कि जो अयस्क होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अयस्क को देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, अयस्क का सांद्रण। क्या पढ़ेंगे, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के बाद, मतलब कि अयस्क के सांद्रण के बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, जब इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब अयस्क के सांद्रण को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो किसमें करा है, एक उच्च अभिक्रियाशील धातु के साथ, मतलब एक उच्च अभिक्रियाशील धातु, और दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु, तीसरा क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब देखेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातु में क्या होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें गलित धातुओं का क्या होगा, विद्युत अपघटन। मतलब कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उसमें क्या होंगे, गलित धातु का विद्युत अपघटन। क्या होगा, गलित धातु का विद्युत अपघटन। उसके बाद क्या होगी, इसमें से शुद्ध धातु प्राप्त होगी। क्या होगी, तो उसके बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त होगी। और मध्य अभिक्रियाशील धातु में क्या होगा, इसको पहले 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से, एक तो बांटेंगे कार्बोनेट अयस्क में, एक बांटेंगे सल्फाइड अयस्क में। कार्बोनेट अयस्क को क्या करेंगे, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को, मतलब कि कार्बोनेट को निस्तापन में बांटेंगे और सल्फाइड को घर्षण में। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड। जब धातु ऑक्साइड को हम तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धातु में अपचयन। क्या होगा, धातु में अपचयन। धातु में अपचयन के बाद धातु का क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पर क्या है, मतलब नंबर 3 में निम्न अभिक्रियाशील धातु में, इसको किसमें तोड़ेगा, सल्फाइड अयस्क, फिर उसके बाद घर्षण, फिर उसके बाद धातु, फिर उसके बाद परिष्करण। क्या, परिष्करण। आइए आगे देखते हैं, इतना हम लोगों को अभी पढ़ना है। जैसे नंबर 1 पर हम देखे थे निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं, क्या, निस्तापन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इस क्रिया में क्या है, इस क्रिया में जो सांद्रित अयस्क होते हैं, मतलब इस क्रिया में जो सांद्रित अयस्क होंगे उनको क्या करेगा, अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, मतलब जो सांद्रित अयस्क होगा उसके गलनांक के नीचे उस ताप तक गर्म करेंगे, मतलब उस ताप तक गर्म करते हैं तो उसमें से क्या हो, नमी, हाइड्रेशन, जल व क्या अन्य वाष्पशील पदार्थ क्या हो, निकल जाए, और परंतु अयस्क को पिघलने ना दें, उसे ही हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। जैसे एग्जाम्पल में लिया था, जैसे कि कार्बोनेट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। मतलब इसमें ये बोला है जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को हम क्या करते हैं, निस्तापन कर सकते हैं। क्या करते हैं, निस्तापन कर सकते हैं। जैसे कि एक बार हम इसकी फिर से डिफिनीशन पढ़ेंगे, जो इसमें क्या है, इस क्रिया में क्या है, इस क्रिया में जो सांद्रित अयस्क होते हैं उसके
क्या होते हैं, उसके गलनांक के उस ताप तक गर्म होते हैं, मतलब जो सांद्रित अयस्क होगा तो उसके गलनांक के उस ताप तक गर्म होगा जब तक कि उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल और अन्य वाष्पशील पदार्थ ना निकल जाएं। मतलब जब तक कि उसमें से वाष्पशील, नमी और अन्य क्या हो, वाष्पशील पदार्थ ना निकल जाएं, तब तक हम उस पर ताप बनाए रखेंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब जो प्रक्रिया होगी इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। और निस्तापन में क्या होता है, जो कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब जो कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है, इनका हम निस्तापन कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसका निस्तापन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें का एग्जाम्पल क्या है, क्या एग्जाम्पल, जैसे हम ले लें बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, बॉक्साइड इसका होगा Al2O3 इंटू 2H2। क्या होगा, Al2O3 इंटू 2H2। इसका क्या करेंगे, का निस्तापन करने पर उपस्थित हाइड्रेशन जल वाष्पित बाहर निकल जाएंगे। मतलब जो भी जब हम इसमें निस्तापन करेंगे, निस्तापन करने के बाद जो भी होगा हाइड्रेशन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, क्या है, Al2O3 इंटू 2H2। जब हम इसका निस्तापन करेंगे, निस्तापन करने के बाद क्या होगा, जो होगा मतलब इसमें जो कोई भी ऑक्साइड क्या होगा, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग और जल अलग हो जाएगा। मतलब जब हम इसका करेंगे निस्तापन तो Al2O3 अलग और जल अलग होगा और वाष्पित होकर निकल जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। क्या होगा, निकल जाएगा। यही को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। जैसे लिख लीजिए लिमोनाइट। क्या, लिमोनाइट। इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3 इंटू 3H2O। इसमें भी वही होगा, Fe2O3 इंटू 3H2O। इसमें से ऑक्साइड मतलब जो भी धातु ऑक्साइड है वो अलग और जल अलग हो जाएगा। इसके तो हम क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।